दोस्तों एनर्जी थोड़ा कम हो रहा था थोड़ा। हाँ हाँ, सही सही बात है। राज रोशन सही आप बता रहे हैं थोड़ा। हाँ, माइक वगैरह नहीं लगा हुआ था। थोड़ा हम कंफ्यूजन में बाहर देख रहे हैं अंदर देख रहे हैं, तरह तरह का थोड़ा। हाँ बिल्कुल सही। 1 जुलाई 1862 को पहला कोलकाता में बना था। और बिल्कुल सही। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, आवाज बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था। भारत का पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम था। मद्रास में पहली बार नगर निगम बनाया गया था। और इसका आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इनमें से इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कहा जाता है। अब इसका जवाब दीजिए आप लोग। इनमें से आवाज, अरे यार, सॉरी सॉरी, आवाज आ रहा है अब सही। ठीक है। देखिए अब पूरे एनर्जी के साथ आगे। उस वक्त माइक भी नहीं लगा हुआ था, हम बाहर देख रहे थे अंदर देख रहे थे, पानी खोज रहे थे, बहुत तरह का दिक्कत आ रहा था। अभी बहुत मजे से क्लासेस करेंगे पूरा। वॉइस नहीं आ रहा, अब आ रहा है वॉइस, अब वॉइस आ रहा है, अब वॉइस आ रहा है। स्वाति कुमारी अब बताओ, वॉइस आ रहा है। देखिए इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। भारत का विधि अधिकारी होता कौन है। विधि अधिकारी बोलते हैं जो सरकारी वकील होता है। तो सरकारी वकील, हाँ अब आ रहा है। चलिए देखिए सरकारी वकील, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी वकील होता है। एक नहीं, कई सरकारी वकील होता है। फिर राज्य में भी एक सरकारी वकील होता है। उसके बाद देश में भी एक सरकारी वकील होता है। अभी वेंकट रमनी जी जो है वो सरकारी वकील हैं। उनको क्या नाम से बुलाया जाता है। उनको बुलाया जाता है अटॉर्नी जनरल। तो अभी भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, कमेंट में लिखिए। अभी मैं खुद बोला हूँ फिर भी आप लिखिए। इन्वॉल्वमेंट, अपने आप को इन्वॉल्व करोगे इस क्लासेस में तो आपको याद रहेगा सब कुछ। अटॉर्नी, भारत का सरकारी पहला विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। सॉलिसिटर जनरल उससे नीचे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। डैश झारखंड का राजकीय फूल है। अब इसमें बताइए राजकीय फूल कौन सा है झारखंड का। झारखंड का, सर आवाज नहीं आ रहा है। अब तो आवाज जा रहा होगा यार, अब तो आवाज जा रहा होगा। देखिए यार आवाज जा रहा है। खुशबू यादव और स्वाति कुमारी बताओ। सर आवाज नहीं आ रहा है, आवाज तो जा रहा होगा यार। अब तो दिक्कत नहीं है। देखिए तो डैश झारखंड का राजकीय फूल है। झारखंड का, सर जी आप कहाँ से क्लास, चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर से ही क्लासेस ले रहे हैं। क्लासरूम में अभी रात को जितने बजे ले रहे हैं आप देख ही रहे हो। देखिए पलाश का फूल जो है, पलाश का फूल जो है यहाँ का राजकीय फूल है। पलाश का फूल। अब आप लोग कमेंट में बताओ, जो ज्यादा पढ़ते हैं वो बताइए पलाश का फूल और कहाँ का है बताइए। और कहाँ का राजकीय फूल है बताइए। अगर जो आप लोग ज्यादा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते रहते हो तो आपको पता होगा। कोई कमेंट में लिखो पलाश का फूल झारखंड के अलावा और कहाँ का राजकीय फूल है। कमल तो राष्ट्रीय फूल है भारत का। इस तरह से भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पेड़ पौधा, सब कुछ याद करके रखो। ये सवाल, ऐसा सवाल आता है। ये झारखंड का पूछ दिया, कभी यूपी का पूछ देगा, कभी बिहार का पूछ देगा। तो चलिए क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। यूपी बिल्कुल सही। स्वाति कुमारी और दुलार चंद। देखिए ये होता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, गूगल निकालोगे इंफॉर्मेशन तो भर भर के पड़ा हुआ है। तो इसमें मेरा इंफॉर्मेशन चेक नहीं हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन तो पड़ा हुआ रहता है भाई। आप लोग जो रिकॉल करते हो, जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, जब हम बता रहे हैं, तो आप लोग भी सोच रहे हो, बात कर रहे हो, आप कुछ सवाल कर रहे हो, इसमें हम जवाब दे रहे हैं, कुछ कुछ बातें चल रही है। ये आपको एक्टिवेट करता है। आई एम बिलोंग टू बिहार। ओके थैंक यू सर। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर जी। साउंड में क्या दिक्कत आ रहा है, कहीं डबल माइक है इसके लिए दिक्कत आ रहा है क्या। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 तो झारखंड का राजकीय फूल बता दिए। क्वेश्चन नंबर 10, सभी ग्रह वामवर्ती पर परिक्रमण करते हैं सिवाय, सिवाय है यहाँ पे, थोड़ा कट रहा है। अरे देखिए तो सभी ग्रह जो हैं वो वामवर्ती करते हैं। ठीक है बात, हाँ खुशबू यादव को सही जा रहा है।
और आपको अगर आवाज सही नहीं आ रहा है तो आपके पास दिक्कत होगा, आपके प्रॉब्लम होगा। देखिए जितने भी ग्रह है, सभी ग्रह जो है वो वामव्रत दिशा में करते हैं। शुक्र, सनातनी आदर्श शुक्र, ठीक है, बिल्कुल ये शुक्र होगा, इसका राइट आंसर इसका शुक्र होगा। और शुक्र, इसको कैसे याद किया जा सकता है, कैसे नहीं भूलोगे, इसको भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा क्यों कहते हैं? ये जो है सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में शुक्र और अरुण, देखिए सनातनी आदर्श और उसमें जोड़ दिया है एक चीज, अरुण, अरुण और शुक्र दोनों। देखिए तो ये शुक्र है, भोर का तारा भी इसको कहते हैं। और ये सुबह सुबह जो है, सुबह सुबह दिख जाता है। और ये इसको पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा वाहन इसीलिए कहते हैं क्योंकि लगभग पृथ्वी जैसा ही लगता है। चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सकन, देखिए गलती कर देता है यहाँ, सकन नहीं होगा, यहाँ सघन होगा, सघन। तो इसमें ये बताइए, इसका जवाब दीजिए, सबसे सघन कौन सा है पृथ्वी पर पाया जाने वाला? सबसे भारी पदार्थ कौन सा है? सबसे भारी पदार्थ है ओस्मियम। ओस्मियम जो है बुध शुक्र पृथ्वी अरुण, नहीं इतना नहीं, सिर्फ शुक्र और अरुण ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, बाकी सब। चलिए ओस्मियम सही जवाब जा रहा है, सनातनी आदर्श का और किशु का। पुनीता कुमारी भी बोल रही है प्लेटिनम नहीं होगा, प्लेटिनम का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। सिलिकॉन तो कोई पिक्चर में नहीं है भाई, सिलिकॉन तो उदाहरण में भी नहीं, मतलब ये ऑप्शन में भी नहीं है। स्वाति कुमारी क्या कर रही है? चलिए अब देखिए इसमें ओस्मियम हो गया। अब इसी में से आपको और एक सवाल पूछते हैं, इसमें से एक और सवाल आपसे पूछते हैं, सबसे हल्का गैस कौन सा होता है जिसको गुब्बारा में भरते हैं और वो गुब्बारा ऊपर चला जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। ओस बनता है, ओस कैसे बनता है आप लोग जवाब दीजिए। पेन का कलर ब्लैक, चलिए ठीक है। चलिए बताइए ओस कैसे बनता है? ओस कैसे बनता है बताइए, इसका जवाब दीजिए। ठंडे सतह पर गर्म वायु के संपर्क में होने से, रात में आकाश का बादल से ढका न होने से, धरातल की सतह शीत एवं शांत वायु से, बाष्पीकरण से हवा बहुत शुष्क होने के कारण। कैसे बनता है बताइए? इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा ए, ठंडे सतह पर गर्म वायु के संपर्क में आने से। जब भी देखिए रात में अगर ज्यादा बादल रहेगा तो उस वक्त ओस नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, 13 पे। 49वीं समांतर पैरेलल रेखा के बीच के, देखिए जो 49 समानांतर रेखा है वो किस किस देश के बीच से गुजरती है? कौन से देश के बीच से गुजरती है? ये जवाब दीजिए। उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी या यूएसए, कनाडा। इसमें देखिए इसके बाद से थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी इसमें ऐड है, लेकिन फिर भी हम आपको और भी डिटेलिंग बताएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई डिटेल छूट जाता है। तो अगर हमारे पास रहेगा थोड़ा डिटेलिंग तो हम बेहतर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। देखिए बहुत फेमस यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है वो बहुत फेमस बॉर्डर है, और ये इसी का 49वीं जो समानांतर पैरेलल, ये पैरेलल जो होती है ना वो सीमा यूएसए और कनाडा के बीच में होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है। हाँ सी सही है, सनातनी आदर्श आप सही बोल रहे हैं। अब देखिए रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो रेड क्लिफ जो रेखा है वो बांटता है भारत और पाकिस्तान को, ना कि 17वीं डिग्री। 17 डिग्री है, 17 डिग्री भी उसी के आसपास है, लेकिन वो 17 डिग्री को देख के नहीं हम लोग, जैसे कि अगर क्वेश्चन में आएगा कि भारत और पाकिस्तान को बांटने वाला रेखा कौन सा है, तो वो रेड क्लिफ लाइन है, 17वीं समानांतर रेखा नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है?
चलिए ये सवाल आप अगर अरावली पर्वतमाला के बारे में देख रहे हैं तो आप ये बताइए कि अरावली पर्वत है कहाँ। कुछ एक आध दो स्टेट का नाम बताइए जो अरावली से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर आना देखिए शुरू हो गया है, अंशु सिस्टम कुशवाहा। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। लेकिन अरावली पर्वत कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? हरियाणा से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, दिल्ली का भी कुछ पार्ट इसमें से है जहाँ अरावली है। और अरावली सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। ठीक है, कहा जाता है कि अरावली जो है पुराने में से एक है। आप क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी है? भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी कौन सा है? अब इसके लिए एक हिंट आपको देते हैं, भारत का सबसे बड़ा आदमी कौन है? तो जो सबसे बड़ा आदमी है तो उसी का होगा। अब इसके लिए एक और आपको देखिए इसमें की पॉइंट आपको और बताते हैं। जामनगर और किसके लिए प्रसिद्ध है? जामनगर जो है और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अभी हाल ही में ये करंट अफेयर से रिलेटेड 2-3 साल सी बता रहा है, सी नहीं होगा। जामनगर जो है ना रिफाइनरी, वो इंडिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है और जामनगर में ही वनतारा है। वनतारा के बारे में कोई बता सकता है? कमेंट में बताओ, वनतारा किसका प्रोजेक्ट है? वनतारा के बारे में कोई बता सकता है तो कमेंट में बताओ, तभी जानेंगे कि आप लोग करंट अफेयर में इन्वॉल्व रहते हो, आप न्यूज से अवगत रहते हो हमेशा। बताइए। चलिए, वनतारा जो है वो मुकेश अंबानी का छोटा लड़का है। वो वनतारा का एक सपना है उसका कि वो सभी जो जीव जंतु हैं, जंगली जीव जंतु का इलाज हो, उस पर रिसर्च हो, जो विलुप्त हो रहे हैं उनके लिए दवाई वगैरह का शोध हो, इस तरह का है। और बहुत बड़े एरिया में वही रिफाइनरी के आसपास है। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंद्रावती नदी किस नदी पर बहती है? इंद्रावती नदी किस नदी में बहती है? इंद्रावती नदी किस नदी पर बहती है? मतलब इसमें भी थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। इंद्रावती नदी किस, इंद्रावती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? इसका जवाब दीजिए। गोदावरी। इसका होगा गोदावरी नदी। अच्छा, गोदावरी नदी के बारे में एक और आपको डिटेल बताते हैं। गोदावरी नदी जो पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर रिवर किसको बोलते हैं? प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी है और सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी जो है सबसे प्रमुख नदी है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, कमेंट बिल्कुल आना बंद हो गया। चंपारण कोलो का संबंध किस रंग क्रांति से है? तो चंपारण किस क्रांति से रिलेटेड है? बताइए। चंपारण जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? बिल्कुल नीली क्रांति से। ये सिंपल है। बिहार पुलिस का जो 19,838 बहाली है वो क्लासेस चलती रहेगी जितना देर में हम थक ना जाए, जब तक चलते रहे, लगातार घंटा 2 घंटा जितना चला सके। एक्चुअली बहुत एग्जॉस्टेड है, हमको उतना ज्यादा ये भी नहीं लग रहा है। कमलेश मौर्य, ऐसा नहीं बोलो। देखिए क्या है कि हम थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, फिर भी हम लगातार क्लासेस कर रहे हैं और लगातार क्लासेस चलती रहेगी जब तक नींद नहीं आ जाएगा आप लोग को। जब तक आप लोग कमेंट में जवाब देते रहोगे, जब तक हम क्लास करते रहेंगे। ये नीली क्रांति से रिलेटेड है और चंपारण से ही शुरू हुआ था। गांधी जी का पूरा शुरुआत 1917 में वहीं से हुआ था। ठीक है, किस चीज का एग्जाम है? चलिए देखिए, जो चंपारण और किस चीज के लिए फेमस है? गांधी जी का शुरुआत यहीं से हुआ था, ये आपको याद रखना है, 1917 से। ये याद रखना है, फिर गांधी जी से ये याद रखना है कि 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, हम नहीं बताएंगे। कमेंट में जवाब दीजिए कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है। क्लासेस बस आधा घंटा चलेगा, वो टाइम देख लेते हैं। 10:13 हुआ है, अभी 10-15-20 मिनट कर लो। कब तक चले? 10-15-20 मिनट। अब कम से कम
40-50 सवाल तक तो जाने दो। चलिए देखिए, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आप जवाब दीजिए। तो कोई भी नहीं, किसी को नहीं पता है कि गांधी जी के वजह से 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है। और जबकि ये बहुत फेमस सवाल है, ये बार बार आने वाला सवाल है, हर एग्जाम में घूर फिर के आते रहता है। अगर पूरे साल में 20 एग्जाम होता है तो उसमें 8 एग्जाम में किसी न किसी सेट में आ जाता है। अभी किसी का एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी में जितने भी हर डेट में हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आ रहा होगा ये क्वेश्चन। कोई तो लिख दो यार जवाब। चलो, किसी को नहीं पता चल रहा है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि गांधी जी प्रवासी थे, प्रवास कर गए थे यहाँ से, वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे केस लड़ने के लिए। तो इसीलिए 9 जनवरी को वो आए, तो उनके आगमन को हम लोग प्रवासी दिवस मनाना शुरू कर दिए। और ये हाल ही से ज्यादा चर्चा में भी रहने लगा, तो इसको सवाल भी बनाया जाना शुरू हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर, ये इसका तो जवाब सबको आता होगा। गुलाबी शहर किसको किसको जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? बोर्ड पर आंसर भी दिख रहा है। अच्छा, फिर भी तो जवाब दो। हाँ देखो, सनातनी बता रहा है 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से आए थे, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। जवाब दिख रहा है, फिर भी आप उसके बारे में डिटेलिंग में जाओ। इंफॉर्मेशन के लिए नहीं हो रहा है क्लास, क्लास हो रहा है कि आप इन्वॉल्व हो, आपका रिवीजन हो। देखिए, जयपुर किस लिए फेमस है? गुलाबी शहर के नाम से फेमस है, कई बार गाना भी इस पर है गुलाबी शहर पे। और जयपुर में जो राजा महाराजा थे वो गुलाबी बिल्डिंग बनाते थे, और वो गुलाबी बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारा जब बिल्डिंग बन गया तो उसको फिर गुलाबी शहर का नाम दे दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? 24th जैन तीर्थंकर कौन थे? न सिर्फ कौन थे बल्कि ये सबसे अंतिम थे। गोमतेश्वर, ये नहीं। चलिए, आप लोग इंटरनल टॉकिंग करते हो यार। 24वें जैन तीर्थंकर जो थे, मेरे से करो, कमेंट में बात करो, इस बारे में बात करो, इस बारे में डिस्कशन करो। ये डिस्कशन क्लास है, समझिए, इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आ गया, देखिए राइट आंसर आ गया, जबकि यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, फिर भी तो राइट आंसर दो यार। तो ये महावीर जी थे, ठीक है, महावीर जी थे। अब महावीर जी थे, तो महावीर जी के बारे में कोई डिटेल बताओ। महावीर जी का जो है महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इनका महापरिनिर्वाण पावापुरी में हुआ था। पावापुरी किस लिए फेमस है? पावापुरी किस लिए फेमस है, कोई जवाब दो। पावापुरी फेमस है जल मंदिर के लिए, ठीक है, जल मंदिर के लिए पावापुरी फेमस है। पावापुरी है कहाँ? बिहार में है। और अगर कोई भी चीज बिहार में है, इतना फेमस है, तो वो तो सवाल बन के आ सकता है। चलिए, अब अगला सवाल पे चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया था? तो ये इसका जवाब होगा 13वां। अब इसके देखिए, 13वां जो शिलालेख था, उस 13वां शिलालेख में इसका, हाँ बिल्कुल सही, 540 बीसी में 13वां जो है। अच्छा एक बात, 540 बीसी में जन्म हुआ था। महावीर जी के सवाल में और भी थोड़ा सा इसमें हम आपको बताते हैं। महावीर जो है जैन धर्म के प्रचारक थे, ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में जब एक सवाल है, जो किताब पढ़ते होंगे, जो लगातार सिर्फ लुसेंट नहीं पढ़ के किताब भी पढ़ते होंगे, तो उनको पता होगा जैन धर्म का डिक्लाइन क्यों हो गया, और बुद्ध धर्म अभी भी, जैन धर्म तो ये बहुत कम हो गए हैं लोग, बहुत कम लोग मानते हैं, और बुद्ध धर्म अभी भी बहुत लोग मानते हैं। बुद्ध धर्म का जो डिक्लाइन था वो लंबे समय के बाद हुआ, अभी भी नहीं हुआ डिक्लाइन, लेकिन जैन धर्म का हो गया। इसके बारे में कोई बता सकता है क्यों ऐसा हुआ? अरे भाई आंसर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो सुनो, बात को तो समझो। अब पीपीटी बनाने वाला जैसा बना दिया।
देखिए, महावीर जी का जो जैन धर्म है, जैन धर्म का जो डिक्लाइन का वजह था वो हमेशा नहीं होता था। 100 साल में एक बार सभी जैन लोग मिलते थे और उस पर चर्चा करते थे। 100 साल, 150 साल, 50 साल, 10 साल, 15 साल में। लेकिन गौतम बुद्ध जो थे 583, हाँ, दोनों समकालीन थे। इसीलिए तो ये सवाल बनता है कि बुद्ध धर्म का डिक्लाइन क्यों नहीं हुआ, अच्छा चला, और महावीर जी का जो जैन धर्म था वो क्यों हुआ। तो देखिए, बौद्ध धर्म का लगातार बौद्ध संगति होते रहता था। कभी राजगीर में होता था, कभी वैशाली में हो रहा है, कभी जम्मू कश्मीर में। तो इसीलिए लोग उसमें से जुड़े रहे और लोग उसमें जब भी देखिए धर्म की बात होती है ना, तो उस धर्म से लोग ज्यादा जुड़ने लगे। तो चलिए, ये सब डिटेलिंग से आपको याद रहेगा। अभी देखिए, हम आपको क्या बोले कि महावीर जी का जन्म 540 में हुआ है, गौतम बुद्ध का 563 में हुआ है। दोनों समकालीन थे। अब कभी भी सवाल आएगा तो उस सवाल में आप, जब आपको एलिमिनेट करने का बारी आएगा तो आप समझ जाओगे कि एक दिन क्लास में तो ये बात हो रहा था। तो इस तरह से आपको रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अशोक का कौन सा था? तो ये 13वां था। देखिए, जब कलिंग में युद्ध करने के लिए गए थे, तो जब कलिंग युद्ध करने के लिए गए थे तो इतना वहां पर विध्वंसक हुआ, इतना विध्वंस हुआ, इतना मारकाट मचा कि उसका कलेजा फट गया, समझिए, अशोक का। और अशोक अपना हथियार त्याग दिया, बौद्ध बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म में तो आप जानते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में मछली क्या, कुछ भी कीट पतंग को भी नहीं मारना है। यहाँ तक कि जो वो लोग ऐसा भी फल नहीं खाते हैं, ऐसा भी सब्जी नहीं खाते हैं जिससे कि किसी का हत्या होने का आशंका होता है। जैसे मूली भी नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, क्योंकि उन लोग को लगता है कि अगर खा लेंगे तो उसमें रहने वाले जीव का आवास का हत्या होगा। तो इस तरह से देखिए, भीषणता उसमें जो 13वीं जो है ना, उसमें पश्चाताप के बारे में है। वो कितना दुखी हो गए, उस 13वीं शिलालेख में यही लिखा हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। पाणिनि मुनि जो थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे? वो एक व्याकरणाचार्य थे। वो व्याकरण के बारे में अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग हिंदी में जो व्याकरण पढ़ते हैं, संस्कृत से व्याकरण लिया गया है वो हिंदी में। तो वो संस्कृत में, जैसे देखिए, अगर संस्कृत पूरा किताब लिखा हुआ है संस्कृत का, और उस संस्कृत के किताब में उस किताब को कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्या कहा जा रहा है, तो इस बारे में कैसे पता चलेगा? लोग कैसे पढ़ना सीखेगा उसको? लोग कैसे इसको पढ़ना सीखेगा? तो उसके लिए जो महर्षि पाणिनि मुनि थे वो एक किताब लिखे, और वो किताब का नाम था अष्टाध्यायी। और वो अष्टाध्यायी किताब लिखकर उसमें सारा डिटेलिंग दिया हुआ है कि कैसे, जैसे संस्कृत का बहुत सारा है ना। आप जब कल प्रीवियस ईयर का आपको हम क्वेश्चन करवा रहे थे डिस्कशन, उसमें आपको कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए ये सब पद चिन्ह जो बता रहे थे, वो वही पाणिनि मुनि का लिखा हुआ है। वही दिए कि आपादान रहेगा तो इस पे से होगा, और बिछड़ाव से रिलेटेड होगा, और कर्ता जो रहेगा उसमें ज्यादातर जो सिंबल यूज होगा वो ने होगा, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इस प्रकार से व्याकरणाचार्य थे, और इतना डिटेलिंग दिए है तो आपको याद, इतना डिटेलिंग जब दे रहे हैं तो आपको याद ज्यादा रहेगा। जब किसी भी क्वेश्चन में कहानी आपको दिमाग में रहेगा कि ये सब तो ये बता रहे थे, तो आपको याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कौन सा महाराजा करवाए थे? जय सिंह द्वितीय। ये जय सिंह द्वितीय का बनाया हुआ था। और ये जंतर मंतर जो बनाए थे वो सिर्फ दिल्ली में नहीं बना था। ऐसे दिल्ली का जंतर मंतर फेमस है। वो दिल्ली का जंतर मंतर इसीलिए फेमस है क्योंकि वहां अरविंद केजरीवाल जाते हैं और अपना धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। कोई भी वहां जंतर पर, यहाँ पर जैसे है ना हड़ताली मोड़, इसी तरह से वहां भी है, जंतर मंतर पर आके अपना करते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा होता है घटना। तो अब देखिए, ये सब जो बताने का मेरा मकसद है, किताब में इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है, आप उसको रट के थोड़ी याद कर लोगे, लेकिन अगर उससे रिलेटेड अगर हम कुछ बात करते हैं तो वो याद रहेगा, और वो याद रहेगा तो एग्जाम में क्लिक करेगा दिमाग में।
और वो आप आपसे बना दोगे। तो जयपुर के जय सिंह द्वितीय बनाए थे। और ये सिर्फ जंतर मंतर वहां नहीं बनाए थे, और भी जगह बनाए थे, कई जगह बनाए थे, लेकिन दिल्ली का सबसे ज्यादा फेमस है। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को कौन बसाया? आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया। अब देखिए, सिकंदर लोदी ने बसाया आगरा शहर को 1504 में। 1504 में ये बताया। क्वेश्चन के साथ डिटेलिंग जो देंगे, इससे जो रिलेट करेंगे ना, ये आपके लिए फायदेमंद है। इंफॉर्मेशन नहीं फायदेमंद है। बहुत सारा ऐसा चैनल है जो ला दिया, क्वेश्चन पर क्वेश्चन दिए जा रहा है, हम भी तो वही कर रहे हैं लगभग, लेकिन हम थोड़ा कुछ अलग करने का ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग देंगे, आपके दिमाग में कुछ फीड करने का प्रयास करेंगे। ये 1504 में हुआ है। अब ये 1504 से आप देखिए, एक बात याद कीजिए, 1504 का घटना ये हुआ। अब 1526 में कोई घटना हुआ है, बाबर का शासन आया, मुगल आ गया। मुगल जब आया, बाबर आया। बाबर का लड़का का नाम क्या था? बाबर का जो उत्तराधिकारी था हुमायूं था। हुमायूं हमेशा 1526 के बाद ही रहेगा। 1526 के बाद फिर हुमायूं का क्या हुआ? हुमायूं जो है युद्ध लड़ा, उसको बिहार का एक आदमी मार के गिरा दिया, उसको सत्ता से मतलब निपटारा कर दिया, उसको सत्ता से हटा दिया। कौन थे वो बिहार के आदमी? वो इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं आया। हुमायूं देखिए, इस तरह से हुमायूं आया। हुमायूं को शेरशाह सूरी किए, शेरशाह सूरी मतलब आए। तो इस तरह से जब भी कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको सिकंदर लोदी के बाद आया है। 1504 में चुके आए, तो 1504 के बाद आया है, 1504 के बाद आया है मुगल शासन। ये दिमाग में याद रहेगा। फिर मुगल शासन से हुमायूं पे आते हैं जब, तो हुमायूं से हम लोग को फिर ये दिमाग में आता है कि शेरशाह सूरी का चर्चा याद आता है कि शेरशाह सूरी कहाँ का रहने वाला था? बिहार का रहने वाला था। फिर शेरशाह सूरी किस लिए फेमस है? जीटी रोड के लिए फेमस है। फिर जीटी रोड किस लिए फेमस है भाई? जीटी रोड इसलिए फेमस है क्योंकि ये आज से समझ लीजिए लगभग 600-700 साल पुराना कोई ऐसा रोड जो आज भी उपयोग में है। चलिए, तो जीटी रोड से रिलेटेड याद हो गया। तो इस तरह से एक सवाल से कई सवाल पे तड़प तड़प के जाओगे, इस पे जाओगे कि नहीं, इससे डिटेलिंग में इस पे जाओगे, तो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो अनजान क्वेश्चन भी आएगा, तो वहां पे क्वेश्चन एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है? अब देखिए, इसमें अगर मान के चलिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बनाने नहीं आ रहा है बिल्कुल आपको, फिर भी अब देखिए किसको कहा जाएगा। ये मुस्लिम शासक, ये भी मुस्लिम शासक, ये भी मुस्लिम शासक, और ये भी मुस्लिम नाम। जो मुस्लिम नाम नहीं है वही आंसर होगा। समझ गए किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है? आप लोग इंटरनली, नंदिनी कुमारी, देखिए आपका कंफ्यूजन जो है, ये दूसरे सर जी है ना, कोई भी है, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, नॉलेज गेन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप यहाँ पर टिकिए और देखिए, आपको मेरा विश्वास है कि जरूर आपको फायदा होगा। देखिए, इसमें से आप एलिमिनेट कर लिए, नॉलेज नहीं है कि क्या है इसका, क्या जवाब होगा। सुल्तान किसको बोलते थे? सुल्तान चूंकि मुस्लिम नाम है, मौर्य जो है मुस्लिम शासक नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी जवाब दे सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपनाया। कौन सा? आलमगीर कहते किसको है? आलमगीर कहते हैं पूरे दुनिया का शासक। ठीक है, आलमगीर कहते हैं दुनिया के शासन को, और ये औरंगजेब का था। अब इसके देखिए, सवाल हो गया, जवाब हो गया। अब देखिए, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है, और आलमगीर का मतलब होता है सारे जहां का बादशाह। अब और देखिए, औरंगजेब को कब ऐसा लगने लगा कि वो पूरे संसार का शासक है? तो औरंगजेब जब गोलकुंडा तक पहुंच गया, जब पूरा साउथ पे हमला करना शुरू कर दिया,
शिवाजी से लगातार मुकाबला करना शुरू कर दिया, शिवाजी को गुरिल्ला वार करना पड़ता था। तो इस तरह से जब इसको इतना ज्यादा प्रचंड युद्ध में बहुत सारा जीत होने लग गया, तब इसको लगा कि अब तो हम दुनिया के शासक हैं, अब तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता। तब इसको आलमगीर शीर्षक अपनाया था। ठीक है, डिटेलिंग से आपको याद रहेगा, दिमाग में फिट होगा। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ जो है वो किस धर्म का है? ये सिख धर्म का है। ठीक है, आप देखिए सिख धर्म के बारे में आपको बताते हैं। बबलू सर कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं क्या? ठीक ठीक, देखिए सिख धर्म के बारे में, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो ये सिख धर्म का है। अब सिख धर्म के बारे में आपको हम एक बात बताते हैं। कई धर्म, सभी धर्म होते हैं ना, तो सभी धर्म में एक धर्म का उत्तराधिकारी आया, फिर उसका अधिकारी आया। सिख धर्म में जब आखिरी गुरु आए, गुरु गोविंद सिंह, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसके बाद कोई अब गुरु नहीं आएगा, इसके बाद कोई गुरु नहीं आएंगे। नेटवर्क का कहाँ इशू है? एक्सीलेंट। चलिए, तो ये सुख गुरु है। अब आदि ग्रंथ इनका है, और के एस कृपान कंघी, ये 3 के होता है, ट्रिपल के। ये सिख धर्म में बहुत ज्यादा माना जाता है। जिस तरह से बोर्ड पर आंसर देख के बताओ। चलिए डिटेलिंग पे आप जाइए, डिटेलिंग के बारे में आप देखिए। ठीक है, किस तरह से हम आपको डिटेल करके बता रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने किस अंग्रेजी अखबार की स्थापना के साथ अपना संपादन कार्य किया था? यह संवाद कौमुदी के साथ किया था। राजा राम मोहन राय जो है, ये संवाद कौमुदी के साथ किया था। ठीक है, चलिए इसके आगे राजा राम मोहन राय, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो बेनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट जो है, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल का भी स्थापना किया। ठीक है, और ये स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत सारा रोल रहा है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल का भी स्थापना किया। ये मूल रूप से होम रूल, ये मूल रूप से इंडियन नहीं थी, आयरिश वुमेन थी। और लेकिन ये, अच्छा, और इसके बारे में सुनिए। एनी बेसेंट जो थी वो शिकागो में जब भाषण देने के लिए गए थे, चलिए ठीक है, देखिए ये जब भाषण देने शिकागो गए थे, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? दिख नहीं रहा। चलिए इसका जवाब होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अब आगे चलते हैं अगला सवाल पे। महात्मा गांधी ने पत्रकारिता में किसको गुरु माना? महात्मा गांधी जो है न सिर्फ पत्रकारिता में बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे और पत्रकारिता का गुरु भी मानते थे। पता नहीं पत्रकारिता में गुरु मानते थे, शुद्धि लिख दिया। पीपीटी बनाने में देखिए दोस्तों, पीपीटी बनाने में मिस्टेक कर दिया गया है कि कुछ भी फॉर्मेटिंग भी बढ़िया नहीं है, कुछ में यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, कुछ में नहीं भी है। और जबकि इसके लिए हम 2 दिन समय दिए, फिर भी नहीं अच्छे से बनाया। इस पर हम लोग काम करेंगे, खुद हमको बनाना पड़ेगा। मेरे पास उतना समय होता नहीं है कि हम लगातार 100 सवाल 50 सवाल का पीपीटी बनाए, लेकिन हम इस बारे में करेंगे। इसमें हम पिक्चर ऐड करवाएंगे ताकि आपको याद हो। इसमें हम पिक्चर ऐड भी करवाएंगे जिसमें कि अगर महात्मा गांधी का पिक्चर होता, अभी अगर गोपाल कृष्ण गोखले का फोटो होता, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होता और आपको ज्यादा मजा भी आता। तो इसके लिए हम थोड़ा क्षमा भी मांग रहे हैं कि ये होना जरूरी है। चलिए अगला सवाल।
अफीम युद्ध जो दो देश लड़ा था उसमें कौन था? ये देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी है इसका जवाब। दिख नहीं रहा, एक मिनट। हम्म, दोस्तों कई बार कुछ ना कुछ इशू आया। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। अफीम युद्ध जो दो देशों के बीच लड़ा गया था वो एक चीन था, चीन के साथ लड़ा गया था, और ब्रिटेन के साथ लड़ा गया था। ठीक है, न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि और भी पश्चिमी देशों के साथ लड़ा गया था, ब्रिटेन के साथ लड़ा गया था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सरकारी एजेंसी एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होगा इसका जवाब। फुल फॉर्म का भी आप लोग कुछ कुछ फुल फॉर्म भी आप लोग याद करके रखिए। जैसे एफएसएसआई का फुल फॉर्म हो गया, नबार्ड का फुल फॉर्म हो गया, जो भी मेन चर्चा में रहता है, जो जैसे प्रधानमंत्री का कुछ योजना वगैरह रहता है उसका याद करके रखना चाहिए आपको। आप क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष कब था? भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना 1806 में हुआ था। 1806 में हुआ था। अब बताइए आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक है, इसको नेशनलाइज कब किया गया? इसका नेशनलाइज किया गया 1951 में। चलो 1935 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से रिलेटेड है? वित्तीय घाटा जो है, वित्तीय घाटा, वित्तीय उसी में वित्त ही आ गया, वित्त जिसमें आ गया तो वो वित्त रिलेटेड ही होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अभी किसके पास है फाइनेंस मिनिस्ट्री?
फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी है निर्मला सीतारमण। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये भी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये भी, भारत का सबसे ज्यादा, देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, आबादी वाला राज्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। केरल के लिए राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी योजना के तहत एक उप योजना के रूप में कौन सी योजना लॉन्च की गई? कौन सी उप योजना लॉन्च की गई? पहले देखिए राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी योजना क्या है? राष्ट्रीय ग्राम, ये मनरेगा जैसा ही है। मनरेगा में क्या है? मनरेगा में लगभग 200 दिनों का नौकरी, 200 दिनों का काम सरकार देता है। जो भी इनरोलमेंट करवा लेगा उसमें मिनिमम वेजेज भी 350 से ऊपर होगा अभी, और 200 दिन आपको जॉब मिलेगा और इस चीज का गारंटी है। तो ये भी रोजगार गारंटी है। तो इस प्रकार से कुटुंब श्री योजना है, केरल में कुटुंब श्री योजना लाया गया है। ये 2021-22 के आसपास ही ज्यादा चर्चा में रहा था। देखिए JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? ये अर्बन रिन्यूअल मिशन है, अर्बन रिन्यूअल मिशन। ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। ये जैसे क्या है कि कोई भी शहर का रिनोवेशन किस तरह से, कोई शहर साफ सुथरा हो, जैसे अभी उसका रिनोवेशन किस तरह से उसको रिनोवेट किया जाए, किस तरह से उसको अच्छा उसको रिनोवेट किया जाए, किस तरह से उसको अच्छा। पहल योजना किस जो है वो पहल योजना किस जो है वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। देखिए आप लोग कमेंट, देखिए आप लोग कमेंट, ये आंसर दे रहे हो सही है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर दे रहे हो सही है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख के दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डिस्कशन करते हैं, आप भी इसको देखते हो तो रिवाइज हो रहा है आपका, आपको समझ में आ रहा है, ये मायने रखता है। और इससे रिलेटेड देखिए, ये मोदी जी याद रखना, पहल योजना, ये आप इसको इस तरह से याद रखोगे कि मोदी, ये आप इसको इस तरह से याद रखोगे कि मोदी जी एक अच्छा पहल लाए। पहले लाइन में लग के हम लोग को LPG गैस भरवाने के लिए रहना पड़ता था, अब हम लोग को लाइन में लगना नहीं पड़ता है, अब हम लोग आराम से। तो ये इस तरह से LPG का होगा, और इस तरह से LPG का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 का हो है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी इजी क्वेश्चन है, असम का है। किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। अब नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? ये फिर देखो, जो आंसर देख के मार रहे होगे ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बनाने वाला गलत कर दिया। ये बिहार नहीं होगा, ये हिमाचल होगा। हिमाचल पहाड़ी डांस है, ठीक है। आंसर को छुपा, अरे यार मायने नहीं रखता है आंसर छुपाना। चलो ठीक है, देखो ये बिहार, ये गलत कर दिया है छापने वाला जो है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश, ये छरही जो है डांस, वो पहाड़ी डांस है। तो पहाड़ी डांस है तो पहाड़ी तो हिमाचल प्रदेश में ही है, पहाड़। अब क्वेश्चन नंबर, नो स्पिन पुस्तक आत्मकथा, अब देखो इसमें तो जवाब भी नहीं है। अब इसका पुस्तक आत्मकथा, अब देखो इसमें तो जवाब भी नहीं है। अब इसका जवाब दो तुम लोग। देखो नो स्पिन, पहले देखो अभी क्या है, सवाल का जवाब जानो ना जानो, इसमें का जवाब जानो ना जानो, इसमें चलिए इसका जवाब देखिए दीजिए, इसमें तो आंसर नहीं है। अब आपको देखिए बताते हैं, अब तो आंसर नहीं है। अब आपको देखिए बताते हैं, अगर आप लोग आंसर नहीं जान रहे हो, चूंकि बिहार पुलिस टारगेट करके हम बता रहे हैं, आंसर अगर आपको नहीं पता, टारगेट करके हम बता रहे हैं, आंसर अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते, गेस कर सकते हो, आप इलिमिनेट कर सकते हो, जो क्वेश्चन इलिमिनेट कर सकते हो।
जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको बार बार पढ़ के देख सकते हो कि एक्चुअली ये रिलेटेड किससे है। नो स्पिन, ये किस चीज से रिलेटेड है? स्पिन क्या होता है? बॉलिंग से रिलेटेड। तो ये किताब भी तो लिखे होंगे कोई बॉलर ही, तो स्पिनर बॉलर लिखे होंगे कोई बॉलर ही, तो स्पिनर बॉलर ही लिखे होंगे। अब इसमें पेच यहाँ फंस गया कि सब लोग तो स्पिनर ही, सेनबॉर्न हुआ है, इसीलिए यह सेनबॉर्न होगा इसका जवाब, इसीलिए यह सेनबॉर्न होगा इसका जवाब। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? अरे यार, आंसर को ढकना ही जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस मनाते हम लोग, विश्व भूख दिवस मनाते हम लोग नहीं दिया 25 मई को विश्व भूख दिवस मनाते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में गुजरा है विश्व भूख दिवस, अभी हाल ही में गुजरा है विश्व भूख दिवस। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलता है, ये न्यूज में भी रहता है, हर साल किसी न किसी को मिलता है और अच्छी फिल्म को मिलता है। ये सिनेमा से रिलेटेड है, सिनेमा से रिलेटेड है। अभी हाल ही में अगर किसी को मिला है, आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिए या फिर आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिए या फिर आप लोग उसको देख के बताइए अभी हाल ही में किसको मिला, क्या बताइए अभी हाल ही में किसको मिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के जो थे वो इंडिया के, दादा साहेब फाल्के जो थे वो इंडिया के समझ लो कि सबसे शुरुआती दौर के थे। वो उनसे पहले फिल्म उतना नहीं होता था, वही आए जो शुरुआत, पहले फिल्म उतना नहीं होता था, वही आए जो शुरुआत किए। फिर जो सत्यजीत रे के नाम पर भी एक पुरस्कार दिया जाता है, और सत्यजीत रे भी जो है वो भी फिल्म, और सत्यजीत रे भी जो है वो भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम किए। वो उनको भी माना जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआत में इतना बड़ा है वो इन्हीं लोग का दिया हुआ। किस वर्ष भारत के विश्व, इन्हीं लोग का दिया हुआ, किस वर्ष भारत के विश्व पोलियो मुक्त कब हुआ था? स्टेटिक पोर्शन है, याद नहीं होगा, भूल जाओगे, लेकिन इसको हम बता देते हैं। यह 2014 में हुआ है, और 2014 को नहीं भूलना है, क्योंकि मोदी जी भी 2014 में ही आए थे। तो मोदी जी आए थे तो जो है पोलियो मुक्त हो गया। संक्रमण रोग होता है, संक्रमण रोग होता है, पोलियो होता है। पोलियो कहाँ होता है? बॉडी के किस पार्ट में ज्यादा होता है? पोलियो ज्यादातर हाथ पैर में होता है, ऐसा पोलियो ज्यादातर हाथ पैर में होता है। ऐसे तो पोलियो तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन हर गांव में, हर मोहल्ले में बहुत सारा लेम लोग जो मतलब पोलियो से ग्रसित होकर लंगड़ा हो जाते थे। तो ये आप लोग पहले देखते होंगे, अभी कम रहा है धीरे धीरे। अब इस तरह से इसलिए कम रहा है क्योंकि अब पोलियो मुक्त हो चुका है। इसी तरह से आप लोग एक और जवाब दीजिए, बार बार पूछा जाता है। अगर रियल में आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो, अगर रियल में आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो इसका जरूर जवाब दोगे। कौन सा ऐसा जगह रेबीज मुक्त स्टेट कौन सा हुआ है? बताइए बताइए, कोई तो होगा जो बताएगा। कमलेश मौर्य नेक्स्ट। चलिए ठीक है, बताइए रेबीज मुक्त स्टेट कौन सा हुआ है? कोई है जो बहुत डीपली स्टडी करता है करंट अफेयर को, या फिर इसी टाइप का क्वेश्चंस को, तो आप जरूर बताएगा। चलो, नहीं किसी को पता। रेबीज मुक्त हुआ है गोवा रेबीज मुक्त हाल ही में हुआ। किसु अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब किसु अच्छे से तैयारी कर रहा है, पता नहीं किसु अच्छे से तैयारी कर रहा है, पता नहीं ये बिहार पुलिस का टारगेट करके कर रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन बढ़िया कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन एक नेविगेशन सैटेलाइट है? अब देखिए, ये भी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें नेविगेशन सैटेलाइट कौन सा है? नेविगेशन सैटेलाइट के लिए फुल फॉर्म इसमें से मान लीजिए है, तो नेविगेशन के लिए तो एन होना जरूरी है, इसीलिए आप अगर गेस भी करोगे तो ये होगा। लेकिन अगर आप इसका फुल फॉर्म जानना चाहोगे तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होगा। तो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो ये अगर आपको जवाब नहीं भी आता, अगर आपको जवाब नहीं भी आता तो आप इसमें से
GSLV PSLV ये सब तो प्रक्षेपण करता है, मिसाइल ये सैटेलाइट प्रक्षेपण वाला है ये सब, लेकिन नेविगेशन में एन है, नेविगेशन में यहाँ भी एन है, तो यहाँ मार देंगे सी ऑप्शन। तो इस तरह जरूर जरूर सफल हो जाओगे। देखो इस तरह से हम आपको हो जाओगे। देखो इस तरह से हम आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन यहाँ से बोर्ड से आपके दिमाग में नहीं, के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। और दूसरी बात कि हम ज्यादातर सवाल में हम आपको जो जीके जीएस का क्वेश्चन आता है 30-40 सवाल का, उसमें 5 सवाल 6 सवाल 10 सवाल किसी की तैयारी कर, उसमें 5 सवाल 6 सवाल 10 सवाल किसी की तैयारी कर ले, उसको नहीं आएगा। सारा सवाल किसी को नहीं आता, लेकिन वो गेस सारा सवाल किसी को नहीं आता, लेकिन वो गेस करने वाला, उसको जो बुद्धि रहता है ना, वो गेस करता है कि ऐसा है, जैसे नेविगेशन में एन है तो यही वाला होगा। PSLV तो पहले से ही सुनते रहता है, जो है वो सैटेलाइट का प्रक्षेपण करने के लिए, ठीक है, सैटेलाइट का प्रक्षेपण करने के लिए, ठीक है, सैटेलाइट प्रक्षेपण के लिए। अभी पता नहीं टाइम कितना हो रहा है, लेकिन 50 क्वेश्चन तक तो जरूर करें, हो रहा है, लेकिन 50 क्वेश्चन तक तो जरूर करें। बॉक्सिंग खेल कहलाता है, बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? ये बहुत इजी है, बताओ इसका जवाब। बॉक्सिंग कहाँ होता है? बॉक्सिंग रिंग में होता है, रिंग में हो गया। कोर्ट में क्या होता है? टेनिस में होता है, कोर्ट टेनिस होता है, टेबल टेनिस। बहुत सारे हार्ड बहुत सारे हार्ड सरफेस वे सॉफ्ट सरफेस क्लियरिंग, ये बहुत इजी क्वेश्चन। सरफेस वे सॉफ्ट सरफेस क्लियरिंग, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये ट्रैक पे क्या होता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये ट्रैक पे क्या होता है भाई? ट्रैक पे रेसिंग होता है। ट्रैक पे क्या होता है भाई? ट्रैक पे रेसिंग होता है। रनिंग करने जाओगे रेसिंग होता है, रनिंग नहीं करने जाओगे वो ट्रैक करने जाओगे। डायमंड किस खेल से रिलेटेड जाओगे? डायमंड किस खेल से रिलेटेड है? ये तो जरूर जानते होगे आप लोग। डक डक जो है वो कौन सा खेल से रिलेटेड है? डक जो है वो कौन सा खेल से रिलेटेड है? कोई तो जवाब दो यार। क्रिकेट, क्रिकेट। अब क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं, प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा पे चलते हैं। प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? इसमें भी देखिए टाइप जो टाइप किया है वो गलत, परेशान हो गए हैं यार। देखिए ये ये जो है पहला प्रोग्रामिंग भाषा होता क्या है, पहले ये जानिए। कंप्यूटर को हम कोई कमांड देते हैं और वो कमांड पे काम करता है। अभी हम फोन पे देते हैं और वो कमांड पे काम करता है। अभी हम फोन पे कुछ कमांड देते हैं कि गूगल, हाँ कुमार की सही जवाब क्रिकेट। देखिए क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज होता है जिसको हम कमांड देते हैं और उससे जवाब देता है। वो एक, जैसे हम लोग का हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बात कर रहे हैं, तो उस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर समझता है उस बात को। कंप्यूटर में बात होती है, हम लोग इनपुट देते हैं, वो जवाब देता है, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है। तो सबसे पहला है वो फॉरट्रॉन था। फॉरट्रॉन तो बहुत एडवांस लेवल का है। पाइथन जो है ये भी एडवांस लेवल का है। पाइथन जो है ये भी एडवांस लेवल का है। सी हो गया, C++ हो गया, ये सब बहुत एडवांस लेवल का बाद में आ। चलिए डबल होते हैं। आप लोग देखते होंगे कौन डबल होते हैं। आप लोग देखते होंगे कौन होता था, तो क्या होता था कि एक चोंगा रहता था और वो एक रूम में उसके रूम में भी रहता था, और वो एक रूम में उसके रूम में भी ये था, और वो एक रूम में उसके रूम में भी ये भी फोन उठाया, उसको मन हुआ वो भी फोन उठाएगा, वो भी बात सुनेगा। तो वो मन हुआ वो भी फोन उठाएगा, वो भी बात सुनेगा। तो वो संपर्क विधि वो फोन टेलीफोन में यूज होता था। क्या यूज होता था? इसका यूज होता था इसका यूज होता था टेलीफोन में, संपर्क विधि। निम्नलिखित में से कौन के लिए किया जाता है? देखिए ये भी जब जो है, देखिए ये भी जब जो है सवाल बहुत इजी है। इसके लिए भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आप गेस भी कर सकते हो इसमें। आप एक बात बताइए, जब भी पहले मीम्स नहीं हुआ करता था, आप एक बात बताइए, जब भी पहले मीम्स नहीं हुआ करता था, GIF जो होता था वो कुछ एक फोटो जैसा होता, तो कोई कुछ एक फोटो जैसा होता, तो कोई भेजते थे, उसमें छोटा सा एक जोक टाइप का रहता था, कुछ भी हंसने वाला रोने वाला, तो टाइप का रहता था, कुछ भी हंसने वाला रोने वाला, तो GIF ही होता था। इसका
फॉर्मेट, एक ग्राफिक्स के रूप में फॉर्मेट, एक ग्राफिक्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 जो है 49, क्वेश्चन नंबर 49 जो है, कंप्यूटर विज्ञान में रोम विस्तारित रूप है। रोम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म बता दोगे? रोम का बताओ, राम का बताओ। अब बहुत कम देर चलेगा, 50 क्वेश्चन, 50 बहुत कम देर चलेगा, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। और देखते हैं कुछ दूर तक, जितना देर तक चला सकते हैं। देखिए, ये रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम और रोम में क्या अंतर होता है? जब भी आप फोन रखते हैं तो फोन में जो आपके फोन, जिस फोन में जैसे आप फोटो खींच लेते हैं, बहुत सारा फाइल खोलते हैं, एक फाइल दो फाइल तीन चार ऐप फाइल खोलते हैं, एक फाइल दो फाइल तीन चार ऐप खोलते हैं, वो काम होता है रैम का। रैम जितना ज़्यादा होगा उतना फास्ट चलेगा आपका फ़ोन। लेकिन आप जो उसमें मूवी वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, यूट्यूब से कुछ डाउनलोड है, वो रीड ओनली होता है, वो सिर्फ रीड करता है, उसके और ज़्यादा काम नहीं होता है, वो सिर्फ रीड करता है, उसके और ज़्यादा काम नहीं होता है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। मेमोरी, इसमें क्या होता है कि फोन कितना अच्छा चलेगा जिसका अगर फोन कितना अच्छा चलेगा जिसका अगर 8 GB रैम का फोन है, वो डाटा कलेक्शन का उसके पास क्षमता है, वो ये 8 GB तक समझ लो कि है, वो ये 8 GB तक समझ लो कि 8 GB में कुछ तो पहले से ही, देखिए 8 GB सिस्टम ऐप की वजह से। इसके अलावा भी बहुत सारा रहता है, आप लगातार 10 ऐप खोलना, अलावा भी बहुत सारा रहता है, आप लगातार 10 ऐप खोल लेंगे फिर भी चलेगा, अगर अच्छा ऐप रहेगा तब। अब क्वेश्चन नंबर, चुंबकीय मात्रा का इकाई, चुंबकीय पटना से करवा रहे हैं, होता है चुंबकीय प्रवाह जो होता है उसका, जो चुंबकीय प्रवाह जो होता है उसका जो, अब देखिए, अब इसके हमको लगता है कि 50 तक ही रहने नहीं लग रहा है मेरा, तो हमको लगता है कि 50 तक ही रहने नहीं लग रहा है मेरा, थोड़ा तबीयत भी इतना अच्छा नहीं है, और इसीलिए हम उतना, थोड़ा तबीयत भी इतना अच्छा नहीं है, और इसीलिए हम उतना ज़्यादा, सो मस्ट गो ऑन। कल आपको एग्ज़ाम देना है, कल आपको एग्ज़ाम देना है, इसीलिए करना पड़ रहा है। और आपका लय बना रहे इसलिए नहीं ताज कर, और आपका लय बना रहे इसलिए नहीं ताज करने का। लेकिन सर बोले कि कीजिए कुछ भी बताइए बच्चों को, लेकिन सर बोले कि कीजिए कुछ भी बताइए बच्चों को, तो हमारे पास जो पड़ा हुआ था उसको डिस्कस किए 50 सवाल। ये 50 सवाल में आपको लगा होगा कि ये इजी है, इजी ही है। इसमें मेरा जो मकसद था वो ये मकसद था कि आपको क्वेश्चन गेस करने के लिए बताएं, क्वेश्चन को कैसे पिकअप करते हैं, सवाल से कैसे खोजते हैं कि जवाब कैसे होना है, तो इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। कल से हम पीपीटी पे बढ़िया से काम करेंगे। पीपीटी में कुछ में जवाब दिया, कुछ में गलत दे दिया, बहुत तरह का दिक्कत हुआ। और इसके अलावा इसमें हम फोटो वगैरह भी डलवाएंगे, जितने अच्छे से डलवाएंगे उतने अच्छे से आपको तैयारी करने में भी अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।